नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय एक बड़े खास मेहमान हैं। खास कहूं, कंट्रोवर्शियल कहूं या फिर जिन्हें विवादों में रहने की आदत है ये कहूं। मेरे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री। विवेक, स्वागत है आपका। आप जाने माने फिल्म मेकर हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में रहने की आदत हो गई है और फिर आपने टी शर्ट पर लिखा हुआ है नेवर अगेन। मतलब फिल्म दोबारा नहीं बनाएंगे? नहीं, देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसीलिए मैं ये पहन के घूम रहा हूँ। आपके लिए भी लाया हूँ एक टी शर्ट, आपको गिफ्ट करूँगा प्रोग्राम के बाद। ये नेवर अगेन चालू हुआ था होलोकॉस्ट के बाद, ज्यूज़ ने चालू किया था, और इसका मतलब है नेवर अगेन टू जेनोसाइड, नेवर अगेन टू कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन टू मैसेकर ऑफ पीपल, नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन कश्मीर जेनोसाइड, नेवर अगेन डायरेक्ट एक्शन डे, नेवर अगेन नोआखली जेनोसाइड, नेवर अगेन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड नेवर अगेन बैनिंग ऑफ अ ट्रेलर ऑफ एनी फिल्म मेकर। इसलिए जी चलिए, तो मेरा पहला सवाल और स्पष्ट सवाल यही है कि सारी फाइल्स का पीछे आप ही क्यों पड़े हैं? सारा जिम्मा आपने क्यों उठा लिया है? चलिए, धन्यवाद। आपको अगर लगता है मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि मैं जिम्मा उठा सकता हूं, तो इसलिए उठाया है कि जब फाइलें, देखिए भारतीय सिस्टम में क्या है, फाइलें दबा दी जाती हैं, अंदर कर दी जाती हैं, फिर कोई एक अफसर आता है, वो कहता है इन फाइलों को निकालो। पर कुछ ऐसे तथ्य हैं हमारे इतिहास के जिनको डिज़ाइन तरीके से, विधिवत तरीके से जिनको दबाया छुपाया गया एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जनरेशन्स हैं, नई जनरेशन है, उसको सत्य तो पता होना चाहिए। भारत का विभाजन क्यों हुआ, किस कारण हुआ, विभाजन का कुरुक्षेत्र क्या था, ये किसी को नहीं पता है। आपके ऑफिस में इतने लोग बैठे हैं, अभी आप एक एक से पूछना चालू करिए, किसी को नहीं पता होगा। पार्टीशन का सत्य ही नहीं पता है किसी को। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी जी जी, अच्छा आप सवाल पूछेंगे? नहीं, मैं आपसे जी जी, नहीं, मैं सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता हूँ। जी जी, पूछिए पूछिए। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला ये बताइए, जब मैं कहता हूँ पार्टीशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है, विजुअली क्या आता है आपके दिमाग? क्योंकि मेरे परिवार ने पार्टीशन का दंश झेला है, इसलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मूलतः तो पाकिस्तान सियालकोट के रहने वाले हैं। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, जो कि एक दर्दनाक हादसा था, 14 अगस्त को, अब हम विभाजन विभीषिका को कम से कम याद करते हैं, उस दर्द को, उस दंश को। और शायद मुझसे अगर कोई पूछेगा तो विभाजन क्या था, विभाजन कत्लेआम था। विभाजन में ट्रेनें कट के आई थी और किसी ने सुध नहीं ली थी। ये पंजाब के एरिया में दिख रहा है ना आपको? जी, बंगाल में भी हुआ था। हाँ, कुरुक्षेत्र बंगाल था, उसका कॉन्सिक्वेंस पंजाब था। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जो उसका 3 बार विभाजन हुआ है। 1905 में हुआ पहले, उसके बाद 1947 में हुआ, और उसके बाद 1971 में कल्चरल डिवीजन हो गया, और आज चौथे डिवीजन की कगार पे बंगाल खड़ा हुआ है। ये सत्य कितने लोग जानते हैं? दूसरा सत्य जो लोग नहीं जानते हैं, कोई नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं तो हजारों लोगों से पूछता हूं जब भाषण देने जाता हूं अमेरिका में। हर स्क्रीनिंग के पहले अभी मैं पूछता था, कौन सी वो एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है मानवता के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, गुलाम रही और दंडित और खंडित हुई? कौन सी है बताइए? बंगाली हिंदू कम्युनिटी। बंगाली हिंदू? नहीं, हिंदू कम्युनिटी। 1200 साल की प्रताड़ना और गुलामी का हमारा इतिहास है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड के हिस्टोरियंस मानते हैं इस बात को। एक आपको यहूदी जीव बच्चा नहीं मिलेगा इजराइल का जिसको कि अपने होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता। एक ब्लैक बच्चा नहीं मिलेगा जिसको स्लेवरी के बारे में नहीं पता। एक जैपनीज बच्चा नहीं मिलेगा जिसको हिरोशिमा नागासाकी के बारे में नहीं पता। लेकिन हमारे बच्चे ब्लैक लाइव्स मैटर डालते हैं, लेकिन उनको अपने ही देश के सबसे बड़े जेनोसाइड जो डायरेक्ट एक्शन डे नोआखली है, उसके बारे में नहीं पता। तो इसलिए कोई ना कोई तो इस फाइल को सत्य लेकिन को जब आप निकालेगा। ये सत्य और तथ्य सामने रखते हो तो तकलीफ होती है। इस देश की लिबरल लॉबी को बहुत बड़ी तकलीफ होती है, उनके आप विलेन बन जाते हो। इस देश के एक बड़े पॉलिटिकल सिस्टम के आप विलेन बन जाते हो। धमकियां भी शायद आती होंगी, पहले भी कश्मीर फाइल्स के बाद भी आई है। वो कहते हैं कि आप नफरत का एजेंडा चला रहे हो, वो संघी और भाजपाई एजेंडा जो कि नफरत फैलाता है। और यहाँ पर लोग मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं और विवेक अग्निहोत्री नफरत को परोस के दे रहे हैं। अगर हुआ भी है तो याद करने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए, कई तो मूर्खता भरी ओपिनियंस होती हैं, उनका मैं क्या जवाब दूं? ओके, लेकिन अब चूंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जिम्मेदारी से पूछ रहे थे, जिम्मेदारी से जवाब देता हूं कि ये नफ़रत तो मैंने नहीं क्रिएट की कश्मीर में। मेरे कारण तो नहीं कश्मीर में जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, मैं तो तब पढ़ता था कहीं पे। अभी जो मुर्शिदाबाद में हुआ तो मेरे कारण नहीं हुआ। बम्बई में जो ताज होटल पे हमला हुआ वो तो मैंने नहीं किया। ये सारा पंजाब में जो इतना टेररिज्म हुआ वो तो मेरे कारण नहीं हुआ। भारत का इतिहास जो दंगों, पार्टीशन क्या मैंने करवाया? तो ये मैंने तो नहीं करवाया। 70 साल तो उन्हीं लोगों की सरकार थी, रोक लेते।
सबसे ज़्यादा दंगे इतने लिस्ट है, आप गूगल में पढ़ लीजिए तो कम्युनल वायलेंस, ऐसा कोई महीना हफ्ता नहीं मिलेगा जब यहाँ दंगे नहीं होते हैं। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, जैसे आप रिपोर्टर हैं, जो हो रहा है समाज में आप दिखाते हैं, मैं स्टोरी टेलर हूँ, जो हुआ है मैं उसको दिखाता हूँ, और किसको क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये देखना मेरा काम है। लेकिन एक चश्मा तो होता है ना विवेक जी, सबका एक चश्मा होता है देखने का। हाँ, मेरा चश्मा है। नहीं, आपका एक चश्मा है देखने का, तो वो कहते हैं वो चश्मा संघी है, वो भाजपा संघ, वो राइट विंग से प्रेरित है। हाँ, तो राइट विंग होना क्या गुनाह है क्या? मेरे पिताजी जेल गए थे फ्रीडम के मूवमेंट में, गांधी जी भी तो राइट विंग थे, और क्या थे? गांधी जी देश के लिए तो लड़ रहे थे, नेशनलिस्ट तो थे, तो वो कौन से लेफ्टिस्ट थे? वो भी तो राइट विंग ही थे। विवेकानंद भी राइट विंग थे, तो क्या राइट विंग होना गुनाह है? देश से प्यार करना गुनाह है क्या भाई? हाँ, मैं हिंदू। तो फिर आप एक विचारधारा के साथ हो ना, मतलब संघ की विचारधारा को आपको ठीक लगती है? संघ की क्या विचार, मुझे संघ की विचारधारा में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक नैरेटिव करेक्ट करना चाहता हूँ। हमेशा ये माना जाता है हमारे यहाँ कि फ्रीडम फाइटर्स वो थे जो कि जेल गए थे। फ्रीडम फाइटर्स क्या वो नहीं थे जिन्होंने सड़क पे उतर के तमाम महिलाओं को, बच्चों को, औरतों को, आदमियों को, बुजुर्गों को बचाया लड़के? उनका नाम और निशान कहाँ है? गोपाल मुखर्जी का नाम क्यों नहीं लेता कोई? राजेंद्र लाल रॉय चौधरी जिन्हें नोआखली में अकेले 2 दिन 2 रात तक लड़ाई लड़ी थी। जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे उन लोगों को हमने फ्रीडम फाइटर ही नहीं माना। सुभाष चंद्र बोस जी को किनारे कर दिया। नेवल म्यूटिनी में ऐसे महान लोग ने पार्टिसिपेट किया तो उनको फ्रीडम फाइटर ही नहीं माना इस देश ने। तो वो नैरेटिव गलत था, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछता है कि आपने झूठ का नैरेटिव क्यों बनाया। मैं आपको बताता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा कहते हैं गांधी जी और नेहरू जी बहुत महान नेता थे, वाकई में महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है गांधी जी के लिए और नेहरू जी के लिए, लेकिन वो फेल्ड लीडर्स थे। महात्मा गांधी फेल्ड लीडर थे? ऑफ कोर्स। आप मुझे, नेहरू जी भी, आप मुझे बताइए। महात्मा गांधी, चलिए आप नेहरू को फेल्ड लीडर मानते हैं, महात्मा गांधी भी फेल्ड लीडर थे? दोनों। क्योंकि कैसे? बताता हूं। जिन्ना ने एक वॉर का ऐलान किया, उसने कहा विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसका मैं एक हिस्सा आपसे लेना चाहता हूँ। विभाजन करूंगा। जितने युद्ध होते हैं वो जमीन के लिए और रिसोर्सेज के लिए होते हैं। उसने कहा ये जमीन मैं आपसे ले लूंगा, ये रिसोर्सेज ले लूंगा। यहां तक कि तक्षशिला जो हमारी यूनिवर्सिटी थी विश्व की सबसे बड़ी, वो आज पाकिस्तान में है। जो 11 यूनिवर्सिटीज जो हमारी थी उनमें से कितनी सारी तो आज बांग्लादेश में है। तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुम पे युद्ध करता हूं। मैंने कहा अमीर जी मैं आपके घर का एक हिस्सा छीन लूंगा। या तो आपने कहा मालिक ले लीजिए, या आपने कहा मैं कोर्ट में जाऊंगा, या आपने कहा लेके दिखाओ। तो गांधी जी और नेहरू जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने बराबरी से युद्ध लड़ा। युद्ध में हारा कौन? हारा कौन? पर नहीं, हारा देश के कौन? सरकम नहीं, दूसरी तरफ से देखिए, मैं थोड़ा क्रिटिकल होकर सवाल पूछूंगा। देश, अब दूसरी तरफ से एक जवाब आएगा इसका कि भाई उस समय सरकमस्टांसेस ऐसे थे। आप किसी भी कांग्रेस के वेटरन से पूछेंगे, कांग्रेस के नेता से पूछेंगे, सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि विभाजन करना पड़ा। लेकिन उस विभाजन को याद क्यों करना है? उस नुआखली को याद क्यों करना है? नहीं, उल्टा पंजाब को याद क्यों? सवाल ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी बलिदान को भूलना क्यों? इतने बड़े बलिदान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। आपके दादाजी ने अगर इतना बलिदान किया है आपको आज यहां तक पहुंचाने के लिए, आपके पास ना उसका एल्बम है, ना आपको उसकी कहानी पता, आपके बच्चों को पता भी नहीं आपके दादाजी ने क्या किया। ये ज्यादा बड़ा गुनाह है ये अपने बच्चों को ये बताना कि देखो बेटा तुम्हारे दादाजी ने कितना बड़ा बलिदान दिया है और आज जहां तुम हो उनकी बदौलत हो। और एंश्योर कि आइंदा कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि किसी को इतना बड़ा बलिदान देना पड़े। इसलिए अब तुम्हारे हाथ में बागडोर है, अब तुम अच्छे से चलाओ। क्या ज़्यादा बेटर है करना? अच्छा पुण्य किस में मिलेगा? दबाने में या बताने में? नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए, जो सत्य है उसको बताना चाहिए। लेकिन फिर मैं आता हूँ, एजेंडा देखकर बताया जाता है। बंगाल के चुनाव अब अगले साल होंगे, उससे पहले बंगाल फाइल्स आ रही है और शायद ममता बनर्जी भी बड़ी चिंतित है इसको लेकर। वो लगभग 1 साल से चिंतित है आपकी फिल्म को लेकर। मैं एक पुरानी बाइट सुन रहा था उनकी, साल भर पुरानी। वो कह रही थी कि कुछ लोग आए थे जो कि नफरत फैलाने के एजेंडे के साथ आए हैं। उनका इशारा विवेक अग्निहोत्री पर था। आप अभी बंगाल भी गए तो देखिए ट्रेलर लॉन्च नहीं होने दिया। देखिए, चिंता और शक की कोई दवाई नहीं होती है। जिसको चिंता करनी है वो उसे रोक नहीं सकते, जो शक करता है उसे कोई रोक नहीं सकते। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात करी, तो ऐसा कोई वक्त आप बताइए हिंदुस्तान में जब मैं फिल्म रिलीज़ कर सकूं जब कोई इलेक्शन ना हो रहा हो। अभी तो बिहार का हो रहा है, अभी का बंगाल का हो रहा है। बंगाल का अगर मुझे करना होता एजेंडा तो इतनी तो मैं अकल रखता हूँ कि फिर मैं जनवरी में रिलीज़ करता। अभी क्यों करता, इतना टाइम क्यों वेस्ट करता? आज इंटरनेट के ज़माने में लोग 10 सेकंड की रील तो याद नहीं रख सकते हैं, तो कौन याद रखेगा? ऐसा कुछ नहीं। और फिल्म में अगर इतनी ताकत है, अगर वो सोचता है कोई कि मेरी फिल्म से इलेक्शन चेंज हो सकते हैं, तो थैंक्स फॉर टेलिंग मी। अब अगली फिल्म जब बनाऊंगा तो इसी तरह से बनाऊंगा कि मैं कोई इलेक्शन खुद ही जीत लूँ कहीं पे खड़ा होकर फिल्म बना के। ऐसा नहीं होता है।
ये बहुत ही यानी बहुत ही छोटा संकुचित विचारधारा है लोगों को। तो बल्कि मुझे सैल्यूट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो आप तो उनके नाना को फेल्ड लीडर बता रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं करना। सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो मेरे चाचा संविधान ने नहीं, आप पंडित नेहरू को फेल्ड लीडर बता रहे हैं, वो किसके नाना थे? नहीं, मेरे दिमाग में उनका नाम नहीं था, मैं बंगाल नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं था, लेकिन मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। संविधान की कॉपी लेके कौन घूमता? नहीं, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ, उनके भी पोते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद फ्रीडम फाइटर्स का बेटा हूँ, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये भारत के इतिहास में बनी हुई एक इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो देश को जोड़ने का काम करेगी, जो लोगों के जिनने बलिदान दिए हैं उनके पेन, दर्द, दुख को हील करने का काम करेगी। इस फिल्म को कोई भी जो व्यक्ति भारतीय मानता है अपने आप को, माँ भारती की इज्जत करता है, और जो बंगाली मानता है, वो कभी बैन करने की सोच ही नहीं सकता। इसको सिर्फ वही बैन कर सकता है जो या तो मुस्लिम लीग का अनुयायी है या जो कि पाकिस्तान के समर्थन। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या ममता बनर्जी को इस फिल्म को देखने के लिए आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे? मेरे पास उनका नंबर नहीं। मैंने एक दो और जर्नलिस्ट से बोला आपके पास है तो आप मुझे दीजिए, या आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं तो करिए। मैं डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि उनको इतनी सद्बुद्धि हो, ईश्वर उनको ये रास्ता दिखाए कि इसको अगर उनने बैन करने की कोशिश की जा रही है, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। नहीं, खोलिए मुंह। यहाँ पर तो उनको बहुत पुण्य मिलेगा। ये हम न्यूज रूम में हैं और न्यूज रूम के अंदर सब बातें खुल के ही होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जब आ रहा था आपके यहाँ, पहले अभी लिफ्ट से जब आया तो मेरे को फ़ोन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये कल मुझे कार में पता चला था और अब भी मेरे को दूसरा फ़ोन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कह रहे हैं अगर फिल्म बंगाल में रिलीज़ होगी तो ये इतिहास कायम करेगी, इतना ऐतिहासिक बिजनेस करेगी। क्योंकि बंगाली हिंदू लोग आके पूछ रहे थिएटर में कब आ रही है। आपको लगता है बंगाल में ये फिल्म रिलीज हो पाएगी? नहीं, क्योंकि थिएटर वाले नहीं कर रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, बंगाल के मुख्यमंत्री इस फिल्म के खिलाफ हैं, और जब मुख्यमंत्री खिलाफ है, शासन खिलाफ है, प्रशासन खिलाफ है, तो कैसे फिल्म रिलीज हो जाएगी? पर क्यों कैसे खिलाफ हो सकते हैं? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है। ये फिल्म कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने अप्रूव की है, सीबीएफसी ने। इसको रोकना इलीगल है, गुनाह है। उनका चश्मा कहता है ये नफरत फैलाएगी फिल्म। मुर्शिदाबाद मैंने किया था क्या? मेरी फिल्म के कारण हुआ। नफरत मैंने फैलाई थी मुर्शिदाबाद में। आरजी कर का जो इंसिडेंट है, 1 साल बाद भी आज उसको जस्टिस नहीं मिली है, मैं कर रहा हूँ क्या? आप बंगाल में जाके तो देखिए क्या हालत है। क्यों 2 लोग अलग अलग डिवाइडेड हैं? क्यों हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके अलग हैं? क्या कारण है कि आज? अच्छा, ये तो देश में भी, यूपी में भी मुस्लिम इलाके हैं। हाँ, पर वहाँ सरकार मेरी फिल्म तो नहीं बैन कर रही है। वो थोड़ी मुझ पर ये चार्ज तो योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो महाराष्ट्र में आपकी फिल्म थोड़ी बैन होगी, वहाँ फडणवीस की सरकार है। कर्नाटक की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। कश्मीर की तो कश्मीर में मुझे पसंद नहीं करते हैं, कश्मीर की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। पंजाब में तो आप पार्टी की है, वो लोग तो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, वो भी नहीं बैन कर रहे हैं। तो बंगाल वाले क्यों कर रहे हैं? जी, तो ये जिसको जो कहना है कहे। मैं हिंदू हिस्ट्री पे फिल्म बनाता हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, कोई सवाल नहीं उठाता। ज्यू हिस्ट्री पे बनती है, कोई सवाल नहीं उठाता। जैसे ही हिंदू हिस्ट्री का नाम आता है, लोग कहने लगते हैं अरे आप तो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो, आरएसएस का चला रहे हो। अच्छा, और बीजेपी और आरएसएस क्या गुनाह है क्या? वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है आरएसएस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे देश पे वो लोगों की अभी सरकार है, तो क्या कोई गुनाह है ये? आपने आरएसएस की बात करी। मोहन भागवत की लेक्चर सीरीज चल रही है, शताब्दी वर्ष है, 100 साल हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। आरएसएस पर आपका क्या कहना है एक लाइन के अंदर? मेरा एक तो आरएसएस को लेके जो मैंने समझा है, इतिहास जितना पढ़ा है, बहुत बड़ी भ्रांति ये फैलाई गई है कि इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं दिया। मैं हज़ारों लाखों लोग हैं जिनकी जानें, जिन लोगों को साहस मिला, जो लोग लड़ने के लिए तैयार थे, उनका ये बहुत बड़ा योगदान था। कांग्रेस का योगदान भी बहुत बड़ा है, लेकिन कांग्रेस का योगदान ही मात्र एक योगदान नहीं है। अनुशीलन समिति जो बिपिन चंद्र पाल वगैरह ने चलाई थी, उसका आप देखिए, मैंने बताया आपको सब, सुभाष चंद्र बोस और तमाम नाम बताए, जो इनके साथ नहीं खड़े हुए थे कांग्रेस के, उनका योगदान नहीं है क्या? तो आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात यह है, भारत की जो सांस्कृतिक और सभ्यता जो हमारी है, उसको लगातार छोटे लेवल पे जा जाके वो जड़ों से जुड़े रहने का काम जो आरएसएस ने किया, वो बहुत बड़ी बात है। जी, क्योंकि आरएसएस की बात हो रही है, आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया कि हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है इस देश के अंदर, जिसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से भी आई है। आपका क्या टेक है एज अ फिल्म मेकर? तो सही बात है, इसमें क्या विवाद हो सकता है? आपको लगता है हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है? ऑफ कोर्स, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, चलिए, भारतीय हिंदू लोग सब जगह हैं पूरे विश्व में,
आप अमेरिका जाइए, मैं वहीं से आया अभी कुछ दिन पहले, या यूरोप चाहिए, या आप जापान जाइए, या आप अफ्रीका जाइए, अफ्रीका चले जाइए, अगर रात को किसी को कोई समस्या और गाड़ियाँ आ रही हैं और लिफ्ट लेनी है, सबसे अधिक सेफ लोग फील करते हैं हमारे देश के लोगों के साथ। क्यों करते हैं? तो उसमें तो मुसलमान भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, भारतीय मुसलमान हो सकता है, राइट। हिंदू जो पूरी डीएनए है, वो हिंदू डीएनए ये है कि आप लिबरल किसको बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। एक घर में 4 भाई हैं, एक भाई शिव जी को मानता है, एक भाई हनुमान जी को मानता है, तीसरा भाई किसी बाबा जी को मानता है, चौथा भगवान को ही नहीं मानता, और चारों प्रेम से रहते हैं। और माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो हर पत्थर को पूजा करती जाती हैं, कहती हैं कण कण में भगवान। और पिताजी कहते हैं क्या मूर्खता करती हो तुम, ये कोई तरीका हुआ? एक ही घर में आपको ही मिलेगा, नई बहू आ जाएगी, वो अलग चीज करने लगेगी। सिख लड़की से शादी हो जाए तो लड़के गुरुद्वारे जाने लगेंगे उसके साथ में। सही कह रहा हूं कि गलत? हिंदू लिबरल है। हिंदू से अधिक लिबरल विश्व में कौन है? और इसी का प्राइस हम पे करते हैं। तो अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं समझता हूं कौन क्या कर रहा है। अब मोहन भागवत जी नहीं कहते, अगर आप ये बात कहते तो भी मैं एग्री करता। ये बात तो मैं खुद ही कहता हूं अपने भाषणों में। जी राइट। एग्जाम्पल दूंगा, एक सबसे बड़ी OTT चैनल ने हमें बुलाया था कश्मीर फाइल्स के लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला देखिए इस फिल्म में क्या है ना कि ये टेररिज्म दिखाया, और टेररिज्म जो है ये मुस्लिम टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, तो आप कहीं पे कुछ एक हिंदू टेररिज्म करके कुछ कर सकते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। कोट अनकोट उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी। मैं उठ के चले आया हम और पल्लवी जी वहाँ से। तो ये मतलब आपको बोला कि हिंदू टेररिज्म दिखा दो? हाँ, उसका जिक्र जब है ही नहीं तो दिखाएंगे कैसे? नहीं, पर बैलेंस कैसे किया जाएगा वरना? तो बैलेंस का मतलब थोड़ी झूठ दिखा देगा व्यक्ति। नहीं तो फिर चाहते हैं लोग, इतने साल से झूठ ही तो चल रहा है इस देश में, और उस झूठ से जब मैं पर्दा उठा रहा हूं तो आप कहते हैं कंट्रोवर्सी करते हो। यही तो कंट्रोवर्सी। नहीं, ऑल द बेस्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी फिल्म के लिए, और आप ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते रहिए और आपकी फिल्म ऐसे ही चलती रहे। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने एक डेयरिंग काम किया है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। आपने एक डेयरिंग काम किया, और मैं आपके लिए टी-शर्ट गिफ्ट में लाया हूं। जी, नेवर अगेन। और अब मैं समझा कि ये नेवर अगेन दर्द के लिए नेवर अगेन। देखिए इसका लास्ट में वन वर्ड फॉर द व्यूअर्स। वन वर्ड बता देता हूं कि कलकत्ता की सड़कों में, रेस्टोरेंट्स में और सब जगह पे लिखा हुआ था क्लब्स में डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, यानी उसमें भी हमें डॉग्स के नीचे रखा हुआ था। और ये उनने पकड़ा था, मुस्लिम जो इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे उनकी ये थ्योरी थी। मैं चाहता हूं दुनिया में किसी की मजाल नहीं हो कभी कहने की डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब कहां किसी में दम है? भारत तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब किसी में कहां दम है भारत को रोकने का? मैं मानता हूं क्योंकि एक हिंदू की जान ना जाए, एक भारतीय की जान ना जाए, पहलगाम कभी ना हो, नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन एनी कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन एनी मुर्शिदाबाद। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। तो ये थे विवेक अग्निहोत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।